गुड इवनिंग ऑल। कल की क्लास में हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पर डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले की दोनों वीडियो देख लीजिएगा। पहली वीडियो में इस पॉलिसी के संबंध में इसकी आवश्यकता, इसके मेन फीचर्स पर डिस्कशन किया गया था और कल से हमने इसका डिटेल डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो ये कुछ बातें हैं जो कल हम डिस्कस कर चुके थे कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से क्या संबंध है। ठीक है। देन एजुकेशन फॉर इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं और इस नीति के माध्यम से क्या सिफारिशें की गई थी इसके संबंध में और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, इसके संबंध में क्या क्या बातें कही गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन के संबंध में इन्होंने क्या सिफारिश दी है ना, कौन से दो एस्पेक्ट बताए हैं एजुकेशन के, राइट। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन के संबंध में इन्होंने क्या कहा है, ये सारा कुछ कल पढ़ा दिया गया है आपको, अब देख लीजिएगा। हायर एजुकेशन के संबंध में क्या इनकी सिफारिशें हैं, ठीक है, किस प्रकार से ऑटोनॉमी की बात करते हैं ये। तो आज की क्लास में हमने टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन से स्टार्ट करना है। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है ये आप लोगों को जानकारी होगी। तकनीकी शिक्षा बोलते हैं इसको हम शुद्ध हिंदी में। और क्योंकि वो समय जो था, आप जानते हैं राजीव गांधी जी को हम मानते हैं कि उन्होंने भारत में जो संचार माध्यम है या कहें कि संचार क्रांति है वो लाई थी। कंप्यूटर का वो युग कहा जाता है जिस समय कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे और उनका बहुत ज्यादा वैश्विक स्तर पर प्रयोग होना आरंभ हुआ था। तो प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी विल बी ऑर्गेनाइज। अब क्योंकि कंप्यूटर्स का जो प्रयोग है वो वैश्विक स्तर पर हो रहा है, तो भारत में भी इनको लाया जाना चाहिए। और ये कंप्यूटर का प्रयोग वही कर पाएंगे जो कंप्यूटर की क्या करेंगे, एजुकेशन ले पाएंगे। तो जिस प्रकार से हम नॉर्मल लिटरेसी की बात करते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर के संबंध में सामान्य बातें, उसको कैसे चलाया जा सकता है, कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, ये सारी ही बातें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी के अंतर्गत आती है। और इस नीति ने ये सिफारिश की है कि हमें कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर के भी सिंसियर एफर्ट लगाने चाहिए और कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए जो कि बच्चे स्कूल एज से कंप्यूटर सीख सके। Technical and management education programs, including education in polytechnics, will also be on a flexible, modular patterns based on credits with provisions for multi-point entry। ठीक है। तो इस प्रकार से टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के संबंध में बताते हुए ये जो नीति है ये कहती है कि आपको टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो पॉलिटेक्निक्स होती हैं, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, टेक्निक्स मतलब होती है आपको कि तकनीकी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर टेक्निक है आपकी, है ना। जितने भी ट्रेड्स होते हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, सिविल्स है। तो ये हर क्षेत्र की जो तकनीकी है उनकी शिक्षा वहां दी जाए। इसी के आधार पर पॉलिटेक्निक्स का नाम पॉलिटेक्निक रखा गया था। पॉलिटेक्निक के निर्माण की या फिर कहें कि पॉलिटेक्निक के सजेशन के लिए इससे पहले कोठारी आयोग ऑलरेडी सिफारिश दे चुका था, राइट। लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सका था। Appropriate formal and non-formal programs of technical education will be devised for the benefit of women, the economically and socially weaker sections, and the physically handicapped। और जैसे सामान्य व्यक्ति को या सामान्य वर्ग से जो आने वाले बच्चे हैं उनको किसी भी पॉलिटेक्निक में या किसी टेक्निकल एजुकेशन में एनरोलमेंट दिया जाता है या फिर कहीं कि उनको एडमिशन दिया जाता है, तो उसी प्रकार से कंप्लीट सोशल जस्टिस के साथ ये सभी वर्ग जिनको इस पूरी नीति के अंतर्गत फोकस किया गया है, वे वर्ग क्या क्या है, डिप्राइव्ड जो क्लासेस हैं, SC ST, वुमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और हैंडीकैप, इन सभी को कंप्लीट एक्सेस करने का मौका दिया जाए। नेटवर्किंग सिस्टम विल हैव टू बी established बिटवीन टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज और टेक्निकल एजुकेशन के बीच में एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम हमने डेवलप करना है कि जो बच्चे हमारी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं पॉलिटेक्निक से या किसी और स्कूल से या किसी कॉलेज से, उनका जो इंटर्नशिप है या फिर ये कहे कि उनका जो जॉब सिक्योरिटी है वो यहाँ पर हो सके। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा तो वो सैद्धांतिक रूप से और प्रयोगात्मक रूप से अपने विद्यालयों में लें, लेकिन जो वर्क एक्सपीरियंस है उनका, उनके लिए उसको इंडस्ट्री की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये जो बात है ये इस
नीति के माध्यम से ही नहीं कही जा रही है। इससे पहले भी आपने जब मुतालिक आयोग पढ़ा था, कोठारी आयोग पढ़ा था, तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके आसपास टेक्निकल कॉलेजेस को डेवलप किया जाना चाहिए, या फिर टेक्निकल कॉलेजेस जो है उनके आसपास इंडस्ट्री डेवलप की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को रियल स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिल सके। As technical and management education is expensive, steps will be taken for cost effectiveness and promotion of the excellence. Making the system work, a better deal to teachers with greater accountability, provisions of improved student services, and uh, insistence on observation of acceptable norms of behavior, provision of better facilities to institutions, creation of a system of performance appraisals of institutions according to standards and norms set at the national और स्टेट लेवल्स। तो किस प्रकार से हमने ये जो सिस्टम है इसको डेवलप करना है और कैसे ये काम करेगा, तो इसके संबंध में ये नीति सर्वप्रथम कहती है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो पूर्ण रूप से क्या रहेगी, आपकी शिक्षकों के ऊपर रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हमारे छात्र हैं उनके जो सुविधाएं हैं उनको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। ठीक है, देन किसी भी संस्थान को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं उनके अप्रेजल के लिए भी कुछ प्रोविजन से डेवलप किए जाने चाहिए, वो केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर से होंगे। रीओरिएंटेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस पूरी क्लास में ये जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पर हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पर हो, चाहे वो हायर लेवल पर हो, चाहे वो टेक्निकल लेवल पर हो, वहां पर कैसे काम करेगा इसके संबंध में हमने चर्चा की है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कोर्स कंटेंट कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया है वो कार्य करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम कोर्स कंटेंट की बात करते हैं, तो काफी कोर्स कंटेंट है जिसको थोड़ा सा हम कंसाइज करके डिस्कस करेंगे। कल्चरल कंटेंट, तो कल्चरल कंटेंट के माध्यम से आप बच्चों के अंदर क्या करेंगे, अपनी जो कल्चर है उसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशीलता का विकास करना चाहेंगे। तो चिल्ड्रन विल बी अनेबल टू डेवलप सेंसिटिविटी to beauty, harmony, and refinement. Resource persons will be invited to contribute to the cultural enrichment of education. To sustain and carry forward the cultural tradition, the role of old masters who train pupils through traditional modes will be appreciated and recognized. तो इस प्रकार के कार्य के लिए, कल्चरल कंटेंट को डेवलप करने के लिए, ये कल्चर ट्रेडिशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें जो पुराने जो हमारे शिक्षक हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जितना पुराना शिक्षक होगा उसके अनुभव उतने ही अधिक होंगे और वो उतने ही बेहतर तरीके से अपने जो कल्चर हेरिटेज होती है उसको सामने रख पाएगा। वैल्यू एजुकेशन के संबंध में क्या कह रहे हैं, देखिए, सच वैल्यू एजुकेशन should help eliminate violence, fatalism, religious fanatism and superstition। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से सबसे पहले तो आप जो अंधविश्वास है, जो कहें कि एक प्रकार से वॉयलेंस है, राइट, और जो भी जो धर्म के बीच मध्य जो अपवाद रहते हैं या फिर कहीं की भेदभाव रहता है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इट मीन्स कि बच्चों में हमने किसी प्रकार के धार्मिक भावनाओं को नहीं डेवलप करना है, बल्कि जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो डेवलप करनी है, जो सर्वधर्म समभाव की भाव के साथ बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करे। वैल्यू एजुकेशन शुड ले ऑन प्रोफाउंड पॉजिटिव कंटेंट बेस्ड ऑन आवर हेरिटेज, नेशनल गोल्स एंड यूनिवर्सल। तो जो वैल्यू एजुकेशन होगी वो कंप्लीटली सकारात्मकता और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है और साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य हैं या फिर कहें सार्वभौमिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करने वाली होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, 1968 पॉलिसी prescription on the development of language will be implemented
मोर एंड पर्पसफुली। आप लोग जानते ही हैं भाषा के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या सिफारिशें दी थी, वही सिफारिशें आपकी 1968 द्वारा इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव बुक्स एंड इंक्रीज ऑफ रीडिंग हैबिट्स। अधिक से अधिक गुणवत्तापरक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है और साथ ही जो रीडिंग हैबिट है, जो पढ़ने की जो आदत है, उसका निर्माण बच्चों में करना है। द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल विल बी डेवलप्ड एंड दे विल बी एनकरेज्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग। तो बच्चों को एक तो पढ़ने की हैबिट डालनी है, ऊपर से उनको लिखने की आदत भी लगानी है। द बुक्स विल बी मेड अवेलेबल एट लो प्राइस। तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आपको कम से कम मूल्य की पुस्तकें उपलब्ध करानी है। The quality of book will be improved and the interest of author will be protected. किताबों की जो गुणवत्ता है उनको उनमें सुधार लाना है और साथ ही साथ जो भी ऑथर है उसके जो रुचि है उनको भी प्रोटेक्ट करना है। Good translation of foreign books into Indian languages will be supported. Special attention will be paid to the production of quality books for children, dict textbooks and workbooks. तो इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों की अगर बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो भी किताबें आपको डेवलप करनी है उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी अच्छी किताबें हैं, विदेशी किताबें हैं, उनके ट्रांसलेशन की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ने का मौका मिले। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। द nationwide improvement of the existing libraries and the establishment of new ones will be taken up. Provision will be made in all educational institutions for library facilities and the status of librarian will be improved. ठीक। तो लाइब्रेरी के संबंध में ये कहा जा रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज हैं उनमें पहले तो इम्प्रूवमेंट करना है और कोशिश करनी है कि और भी आधुनिक और नई लाइब्रेरीज को सेटअप किया जाए और साथ ही साथ जो लाइब्रेरियन हैं, जो लाइब्रेरी की देख-रेख करते हैं, उनके स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। Educational technology, it will be employed for spreading useful information, giving training to teachers, improving quality to quality of education, sharpening awareness of art and culture, and an active movement will be started to promote the production of children's films of high quality and usefulness. तो शैक्षिक तकनीकी का क्या प्रयोग होगा? तो पहली बात तो तकनीकी के माध्यम से आप सूचनाओं को आसानी से प्रसारित कर सकते हैं, ठीक? आप बेहतर और आसान तरीके से शिक्षकों की ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण कार्य कर सकते हैं, शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं और साथ ही साथ जो आर्ट एंड कल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके संबंध में अवेयरनेस को आप डेवलप कर सकते हैं, राइट? वर्क एक्सपीरियंस के संबंध में it will be made an essential part of education at all stages. Its activities will be provided in accordance with needs, interests, and abilities of students. The level of skills and knowledge will be upgraded, keeping in view and the stages of education. वर्क एक्सपीरियंस के महत्व को ही बताते हुए ये कह रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस किसी भी विद्यालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो कुछ भी पढ़ते हैं उससे अधिक वो करके सीखते हैं तो अधिक से अधिक बच्चों को करने या एक्टिविटीज करने का मौका दिया जाना चाहिए ठीक है जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ उनके कौशल में वृद्धि भी हो सके एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट तो कॉन्शियसनेस ऑफ एनवायरनमेंट must be created in schools and colleges. This aspect will be fitted into in the entire educational process. बच्चों में विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर अपने वातावरण या पर्यावरण के प्रति चेतना का विकास करना है और ये चेतना जो है ये आपकी पूरी स्कूलिंग में या फिर कहें कि कॉलेजिंग में आपकी चलती रहनी चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण में ये योगदान दे सके मैथमेटिक्स टीचिंग के संबंध में ये कहते हैं इट शुड बी
redesigned to bring it in line with modern technological devices. तो मैथमेटिकल टीचिंग जो है वो रिडिजाइन होनी चाहिए। जो पुराना तरीका हमारा परंपरागत तरीका है पढ़ाने का गणित को, उसमें कुछ परिवर्तन ला करके गणित को और इंटरेस्टिंग और एट्रैक्टिव बनाने की आवश्यकता है। साइंस एजुकेशन, इट विल बी स्ट्रेंथेन्ड so as to develop in the child a spirit of inquiry, creativity, objectivity and aesthetic sensibility. ठीक, तो विज्ञान के माध्यम से हमने बच्चों के अंदर सबसे पहले तो खोज करने की जो स्पिरिट है उसका डेवलपमेंट करना है, उनके अंदर सृजनात्मकता को विकसित करना है। ठीक, और साथ ही साथ बच्चों में जो सौंदर्यात्मक मूल्य जो होते हैं उनका विकास करना है। बच्चों के अंदर ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का विकास करना है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है, जिसे आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई पेन रखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति उसको देख करके पेन ही बोलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। यानी कि किसी भी तथ्य के अलग अलग प्रकार से आप उनकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी तथ्य जो होता है वो सार्वभौमिक होता है विज्ञान के अनुसार। ठीक है, विज्ञान के अनुसार किसी भी कार्य के होने के पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है, दो कारण नहीं हो सकते। तो दिस इज साइंस। ओके, तो ऐसे साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए ये सब करना आवश्यक है। Science education programs will be redesigned to acquire problem solving and decision making skills. जो भी विज्ञान शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको रीडिजाइन करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों में समस्या समाधान और निर्णय लेने की जो क्षमता है या कौशल है उसका विकास हो सके, एंड टू डिस्कवर द रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ. Every effort will be made to extend the reach of science education to the vast numbers not covered under formal education system. और जो भी हमारे साइंस एजुकेशन है उसके माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उनमें ऐसे तथ्यों को भी कवर किया जाए जो कि एक फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत नहीं किया सकते। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, it should be made an integral part of the modern educational process. तो फिर खेल और शारीरिक शिक्षा के संबंध में इस नीति का ये कहना है कि इसको हमने विद्यालय शिक्षा का एक अभिन्न पार्ट बना देना है, और हमने हर विद्यालय में जो स्पोर्ट टीचर है या फिजिकल इंस्ट्रक्टर है उनकी नियुक्ति करनी है। द इंफ्रास्ट्रक्चर विल कंसिस्ट ऑफ प्ले फील्ड, equipment, coaches and teachers of physical education as part of the school improvement program. तो इस प्रकार से हमने विद्यालय में खेल के मैदान, सामग्रियां, कोच और फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। Available open space in urban areas will be reserved for playground. इस प्रकार से जो भी अर्बन एरियाज हैं, जो यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां के जो खुले अभी स्पेस है, यानी कि जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उनको प्लेग्राउंड के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, जैसे स्टेडियम वगैरह आप देखते हैं, राइट। एफर्ट्स विल बी मेड टू एस्टैब्लिश स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्टल, और साथ ही साथ कोशिश करनी है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशंस यानी खेल के संस्थान और हॉस्टल्स भी डेवलप करें। द रोल ऑफ यूथ, अब यूथ का क्या रोल रहेगा? So the youth will be provided opportunities to involve themselves in national and social development. तो बच्चों या जो यूथ है या युवा है उनको राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के लिए तैयार करना है। It will be compulsory for the students to take part in NSS, जिसके लिए बच्चों को NSS, स्काउट्स, एनसीसी आदि में कंपल्सरी रूप से यानी कि अनिवार्य रूप से उनको प्रतिभाग करने के लिए कहना है। द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम NSVS, नोट कर लीजिएगा, NSVS नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम विल बी स्ट्रेंथन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो युवा हैं वो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट में जब रहेंगे तो वहां पर रह करके वे समाज की सेवा करना सीखते हैं और समाज के विकास और राष्ट्र विकास में योगदान दे सकते हैं। द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, तो इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन के लिए तो हमेशा एक ही बात कही जाती है कि इसमें आपने क्या करना है, जो रोड मेथड होता है उसको रिमूव करके
एक्टिविटी बेस्ड एग्जामिनेशन प्रोवाइड करने हैं। तो एग्जामिनेशन शुड बी एम्प्लॉयड टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव improvement in education. The objective will be to recast the examination system so as to ensure valid and reliable method of assessment and for improving teaching learning process. तो इस प्रकार का एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए जो कि क्या हो, पूर्ण रूप से वैध भी हो और विश्वसनीय भी हो, और इस प्रकार से वैध और विश्वसनीय माध्यमों से हम क्या करें, असेसमेंट करें, जिसका प्रयोग हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें अधिक से अधिक सुधार के लिए कर सकें। द मेजर्स टू बी टेकन आर एज फॉलोज। क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ चांस एट एंड सब्जेक्टिविटी। तो जो सब्जेक्टिविटी है, जो विषय, सॉरी क्या बोलते हैं इसको हम, सब्जेक्टिविटी को, जो विषय निश्चितता है, ठीक है, उसको जितना हो सके उसको अपने कोर्स कंटेंट से एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। द डी एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन की जो तकनीक बच्चे प्रयोग करते हैं अभी तक अपनी शिक्षा में, विद्यालय शिक्षा में, उसे दूर करने की आवश्यकता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लागू करने की आवश्यकता है। इफेक्टिव यूज ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और शिक्षक, विद्यार्थी और साथ ही साथ जो विद्यार्थी के अभिभावक है उनके द्वारा इवैल्यूएशन की प्रोसेस का इफेक्टिव यूज सुनिश्चित करने की आवश्यकता देखी जा रही है, ताकि जो टीचर्स हैं वो जो पढ़ाया है उन्होंने उसको जांच सके, बच्चे भी अपना आकलन कर सके कि वे कितना सीख रहे हैं, और पेरेंट्स से जान सके कि वो बच्चों के अधिगम में क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टेज इन द फेज्ड मैनर। तो सबसे पहले तो जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आप क्या करें, अनबायस्ड तरीके से एग्जामिनेशन करा सके और एग्जामिनेशन पैटर्न को और इजी बना सके। साथ ही साथ सेमेस्टर सिस्टम्स को भी लागू करने की आवश्यकता देखी जा रही है। कहाँ से? सेकेंडरी लेवल से, यानी कि माध्यमिक स्तर से, क्लास 9 से 10 से। द यूज ऑफ ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स के स्थान पर ग्रेड्स का प्रयोग करने की बात यहाँ कही जा रही है। द टीचर एंड टीचर एजुकेशन। अब शिक्षक और शिक्षक शिक्षा के संबंध में इनकी क्या सिफारिशें हैं? द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स विल बी रीऑर्गेनाइज्ड टू इंश्योर मेरिट, ऑब्जेक्टिविटी एंड कन्फर्मिटी विद स्पेशल एंड फंक्शनल रिक्रूटमेंट। अभी तक जो शिक्षकों के नियुक्ति के प्रावधान हैं उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और हमें मेरिट और जो हमारे उद्देश्य उनको पूरा करने वाले शिक्षक को नियुक्त करने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने की आवश्यकता देखी जा रही है। द पे एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ टीचर्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड टू commensurate with their social and professional responsibilities। तो जितने भी शिक्षक हैं उनकी सैलरी, यानी कि उनकी जो भी वेतन होता है और उनके जो सर्विस कंडीशंस होती हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सैलरी और वर्किंग कंडीशंस उनके फेवरेबल नहीं होगी तब तक प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो क्या करें, अपने सामाजिक और जो व्यवसायिक जो दायित्व हैं उनको अच्छे से निभा सके। Teachers associations must play a significant role in upholding professional integrity। और इस प्रकार से जो शिक्षक संघ है उसका ये दायित्व बनता है कि वे अपने व्यावसायिक इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। Enhancing the dignity of the teacher and curbing प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक। तो और जो टीचर्स हैं उनकी डिग्निटी को और ज्यादा इनहेंस करने में ये अपनी भूमिका निभाएं, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। नेशनल लेवल एसोसिएशंस ऑफ टीचर्स कुड प्रिपेयर अ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स एंड सी इट्स ऑब्जर्वेंस। तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एसोसिएशंस बनानी है शिक्षकों की, जो कि जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, या कहें कि जो व्यावसायिक एथिक्स मतलब होता है आपके आचार विचार, आपको कैसे व्यवहार करना है, ये सब कुछ इनका निर्धारण करें और इनका फिर ऑब्जर्वेशन भी करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को डेवलप करना है,
ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को डेवलप करना है। ये सारी सिफारिशें 1986 द्वारा की गई हैं। Selected teacher training colleges will be upgraded to complement the work of State Council of Educational Research and Training। तो SCERT की दायित्व की भी या की भूमिका की भी बात यहाँ पर की गई है कि जितने भी जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनको SCERT के माध्यम से अपग्रेड किया जाना चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन evolving a long-term planning and management perspective of education and its integration with the country's development and manpower needs. Decentralization and the creation of a spirit of autonomy of educational institutions, giving preeminence to people's involvement, including association of non-governmental agencies and voluntary efforts, including more women in the planning and management of education, and establishing the principle of accountability in relation to given objectives and norm। तो मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के संबंध में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ऐसी हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी है और जिससे कि क्या हो, जो विद्यालय प्रबंधन हो वो क्या हो, सशक्त हो सके। दूसरी बात है डिसेंट्रलाइजेशन करना है पावर्स का और हर विद्यालय को एक निश्चित ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं, एनजीओ जो होते हैं, उनके एक वॉलंटरी एफर्ट को यहाँ महसूस किया जा रहा है कि वे भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या करें, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दें और साथ ही साथ जो वुमेन हैं उनको इस प्लानिंग का एक अभिन्न भाग बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, मैनेजमेंट एजुकेशन का जो मैनेजमेंट है वो विकसित किया जा सकता है। द कैब विल प्ले अ पिवोटल रोल इन। अब जो कैब है, कैब का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसको कहते हैं। इससे पहले के क्लासेस में मैं आपको डिस्कस कर भी चुका हूँ कैब के बारे में, कि जब आपको बताया गया था कि कैब ही होता है जो कि सिफारिश करता है एमएचआरडी से या कहें कि कैबिनेट से या फिर कहें कि मिनिस्ट्री से कि इस समय किस प्रकार की शिक्षा नीति या फिर कहें कि संबंधित किसी कमीशन के गठन की आवश्यकता है या नहीं है। रिव्यूइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट, डिटरमाइनिंग द चेंजेस रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द सिस्टम। कैब क्या करेगा, सबसे पहले तो वो जो एजुकेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहा है उसका रिव्यू करेगा और उस रिव्यू के आधार पर ये पता लगाएगा कि किस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है जिससे कि सुधार किया जा सकता है। मॉनिटरिंग को करेगा, ठीक है ना। तो इट विल फंक्शन थ्रू एप्रोप्रिएट committees and other mechanism created to ensure contact with and coordination among the various areas of HRD। तो HRD को सपोर्ट करने के लिए ही कैब डेवलप किया गया है और HRD के साथ कोऑपरेट करते हुए ये क्या करेगा, अपने जितने भी कार्य हैं उनके लिए समितियों के गठन की सिफारिश कर सकता है। The departments of education at the center and in the states will be strengthened through the involvement of professionals to improve management structure of education। Indian education service will be constituted। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन को और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आईईएस जैसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जिस तर्ज पर आईएएस के एग्जाम्स कराए जाते हैं, आईएएस या कहें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सिलेक्शन किया जाता है, वैसे ही इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज का सिलेक्शन भी किया जाए जो कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन संबंधी कार्यभार संभाले। तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है और काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। अब मैं कुछ 5 मिनट के अंदर आपसे इसका एक सार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इस क्लास को ओवर कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो इतना सारा लेंथी डिस्कशन करने के बाद कई बार क्या होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं, हम थोड़ा सा बोर्डम की तरफ चले जाते हैं, हमें चीजें याद नहीं हो रही होती हैं। तो अब इस
टॉपिक से या एनपीई 1986 से क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या आपको पढ़ना है, किस-किस बात को आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है और क्या-क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, राइट? कुछ प्रश्नों के माध्यम से और कुछ चर्चा के माध्यम से हम इसको अभी बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर लेंगे, राइट? तो अभी जो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक जो भी आपके आसपास उसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986, इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो राजीव गांधी जी द्वारा 1986 में इसको सेटअप किया गया। ठीक है। 1968 की शिक्षा नीति के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन 1968 की शिक्षा नीति की बहुत सारी सिफारिशें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, तो उन सभी को इसने अपने में शामिल किया है और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेहतर योजनाएं बनाने का प्रयास किया है। इस एजुकेशन पॉलिसी का जो बेसिक थीम है वो ये है कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, मतलब कि समानता के लिए शिक्षा। कैसी समानता? सामाजिक समानता। समाज का जो वर्ग है वो विविध भागों में बटा हुआ है, महिला पुरुष, जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर, ठीक है ना, सामान्य और असामान्य व्यक्ति, इस प्रकार से। तो इन सभी के बीच की जो दूरियां हैं उनको दूर करने के लिए हमने समान अवसर प्रदान करने हैं शिक्षा के। और इस प्रकार से जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, जो वुमेन हैं, जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए, उनको लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनानी है। अब उन योजनाओं में सबसे पहली योजना तो आपकी ये है कि ऐसे वर्गों को पहले तो समान रूप से प्रवेश दिए जाएं विद्यालयों में। उसके बाद इनके लिए जितना संभव हो सके उतना वजीफे या फिर कहें कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। इसके बाद इन सभी की शिक्षा को, इन सभी की ही नहीं, सभी सामान्य वर्ग की भी शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि जब शिक्षा का जो संबंध है वो रोजगार से हो जाएगा तो बच्चा इस हेतु भी शिक्षा प्राप्त करेगा कि उसको शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत रोजगार मिल सकता है। ठीक। इसके अतिरिक्त नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से ऐसे बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है जो कि अभी तक या तो विद्यालय जा नहीं पाए थे, या विद्यालय गए तो विद्यालय आधे में छोड़ दिया, या फिर अ, जो जिनके घर के आसपास विद्यालय है ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन या ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था करने की बात कही गई है। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में विद्यालय और उन विद्यालयों में आधारभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने की बात कही गई है। 14 वर्ष तक के बच्चों का कंपलसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड साथ ही साथ उनका रिटेंशन जो है वो सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसमें बच्चों को, सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं, 1990 तक 10% और 1995 तक 25% उनका एनरोलमेंट सुनिश्चित करना है। इसमें वोकेशनल एजुकेशन के लिए। वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के संबंध में इन्होंने पॉलिटेक्निक की बात कही है कि पॉलिटेक्निक के माध्यम से विविध प्रकार के जो हमारे तकनीकी शिक्षा होती है वो प्रोवाइड करानी है। और जितने भी पॉलिटेक्निक हैं या टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनका संबंध डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना है ताकि बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस मिल सके, यानी कि जो भी वो सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका व्यवहारिक प्रयोग वो इंडस्ट्रीज में कर सकें और कौशल का निर्माण कर सकें। ठीक है। पेस सेटिंग स्कूल्स, नवोदय विद्यालय को स्टैब्लिश करने की बात यहाँ पर कही गई है, राइट? कि जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के या फिर जो कहें कि रिमोट एरियाज के क्रीमी मास होती है, इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, लेकिन क्योंकि आर्थिक तंगी या फिर कहें कि रीच ना होने की वजह से वे मेट्रो सिटीज में जाकर के अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे जहां पर सिलेक्शन जो है वो केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा, राइट? इसके अतिरिक्त हायर एजुकेशन में इन्होंने ये कहा है कि हमें कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे देनी है और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर कुछ ऑटोनॉमस कुछ डिपार्टमेंट्स डेवलप करने हैं ताकि वे अपने जो भी शैक्षिक कार्य हैं वो बिना किसी बाधा के कर सके आसानी से। यूजीसी को इतनी ऑटोनॉमी देनी है और इतना पावर देनी है कि वे अनुसंधान संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उनको उनमें गुणवत्ता लाने का प्रयास कर सके। ठीक है। कैब के माध्यम से, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के माध्यम से जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करनी है और उसमें कुछ सुधार लाने के लिए एमएचआरडी के साथ मिलकर के समिति द्वारा कुछ समितियों का गठन करके अच्छे अच्छे कार्यक्रम की या योजनाओं का निर्माण करना है। ठीक।
तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो आपको ये 2-3 वीडियोज़ के माध्यम से अभी बताई गई हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे फिर आप अ, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे फिर आप अभी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम दे रहे हों लेक्चरशिप का, जहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, वहाँ पर ये शिक्षा नीति आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस हेतु आपको ये अच्छे से पढ़ना है और जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं है, तो उससे संबंधी आप प्रश्न कर सकते हैं।